हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते सभी को। लास्ट सेशन में हमने वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत था उसके पक्ष में जो प्रमाण थे उस पर हमारी चर्चा हुई थी। और इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो विपक्ष में प्रमाण थे कि जो ऐसे भूगोलवेता या ऐसे जलवायुवेता जिन्होंने वैगनर के उस मत की आलोचना की तो वो कौन कौन से मत थे। तो जो मत वैगनर ने दिए हैं एज इट इज़ वही मत यहाँ पर आ जाएंगे। बस वैगनर ने उनको कहा है, प्रमाणित किया है कि ऐसी कंडीशन देखने को मिली, और जो उसके आलोचक हैं वही कहते हैं कि ऐसी कंडीशन कुछ आंशिक हो सकती है या बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल सकती है ना। तो इस प्रकार से तो उस पर हम अध्ययन करेंगे। और मैटर अच्छा है क्योंकि आपको दोनों ही लिखना पड़ेगा, पक्ष में भी प्रमाण देने पड़ेंगे, विपक्ष में भी प्रमाण देने पड़ेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है वो आपको ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के विपक्ष में प्रमाण। महाद्वीपीय विस्थापन के विपक्ष में प्रमाण पर हम चर्चा करने वाले हैं आज के सेशन में। और इनका जो पहला विपक्ष में मत था वो पहला मत था अटलांटिक। ठीक है, पहला मत था अटलांटिक साम्य में कमी। ठीक है, मतलब कुछ ज्योग्राफर्स, भूगोलवेताओं का, जलवायुवेताओं का कहना था कि जो वैगनर ने माना है कि अटलांटिक तट को यदि हम जोड़ना चाहें तो वो जुड़ सकते हैं। जो उन्होंने कहा था, उन्होंने ये बताया था कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को यूरोप से जोड़ना चाहें और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को अफ्रीका से जोड़ना चाहें तो जुड़ जाता है ना। ऐसा कहना किसका था? वैगनर का। दोनों की हम तुलना कर लेते हैं यहाँ पर तो आपको समझ में आ जाएगा। जबकि जो इसके विपक्ष में देने वाले प्रमाण थे उसमें पहला पॉइंट लिखा था कि अटलांटिक साम्य में कमी। और अटलांटिक साम्य में कमी का मतलब ये होता है कि वो कहते हैं कि यदि हम दोनों महाद्वीपों को, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को यदि जोड़ना चाहें वर्तमान में तो वो सही सटीक जुड़ नहीं पाएंगे, है ना। ओवरलैपिंग होंगे। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होगा? कोई भाग नीचे की तरफ, कोई भाग ऊपर की तरफ, कोई भाग और कहीं विकृति उसमें आ रही, मतलब वर्तमान में भी क्या है तो उसमें क्या विकृति आ रही है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन एक स्वाभाविक बात भी है कि जो इतने समय पूर्व ये जब अलग हुए होंगे और उस समय से आज वर्तमान में, क्योंकि ये थ्योरी जब दी गई थी 1912 में बनाई गई, 22-24 में प्रकाशित हुई अंग्रेजी भाषा में, तो 1924 के बाद इन्होंने जब लोगों ने इसको पढ़ा तो मान के चलें कि इसकी आलोचना लगभग 1930 में हुई होगी। तो 1930 में जब इसकी आलोचना, 1935 में इसकी आलोचना हुई है तो ये जो महाद्वीप बने हैं तो बहुत लंबे समय के महाद्वीप हैं, आज तो वर्तमान में नहीं है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जब ये महाद्वीप बने हैं तो महाद्वीप जब बने हैं तो बनने के बाद से उस पर अपरदन का प्रोसेस तो वही होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी राशि है, बहुत बड़ा महासागर है, उसमें जल गति करता होगा एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान तीसरा स्थान। तो नेचुरल है, चाहे वो उत्तरी अमेरिका का तट हो, चाहे वो दक्षिण अमेरिका का तट हो, चाहे वो यूरोप का हो, चाहे वो अफ्रीका का हो, तो कहीं ना कहीं उन तटों पर अपरदन की क्रिया हुई होगी। और जब अपरदन की क्रिया हुई होगी तो वो तट टूटे होंगे और टूटने के परिणाम स्वरूप वहाँ गैप आएगा, ये निश्चित बात है, ठीक है। लेकिन यदि हम केवल एक यूँ कह सकते हैं कि 70-80% उनकी आकृति को देखें, उनके शेप को देखें, साइज को देखें, तो केवल 10-20% इतने बड़े महाद्वीप को 10% भी जो भाग है यदि वो सेट नहीं होता है, सही लगता नहीं है, तो इतना कोई बड़ा डिस्टॉर्शन नहीं है, ठीक है। तो हम तो केवल ये बताना चाह रहे हैं इस थ्योरी के माध्यम से ये जुड़े हुए थे, लेकिन वर्तमान में तो चेंजेस आएगा ही, ये स्वाभाविक बात है। चट्टानें जो होती है वो धीरे धीरे ताप ग्रहण करती है, ताप को रिलीज करती है, और समुद्री जल होता है वो चट्टानों पे प्रहार करता है, महाद्वीपों के तटीय क्षेत्र पर प्रहार करता है, तो नेचुरल है वो टूटेगा, ठीक है। और मानवीय हस्तक्षेप भी इतने देखने को मिले हैं तटीय भागों में, तो नेचुरल है वो टूटेगा। तो ये जरूरी नहीं है एग्जैक्ट लगे। तो ये जो इसके सहायक हैं या मतलब जो इसके भूगोलवेत्ताओं में जो विशेषकर
जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट रहे उनकी ये मान्यता रही, विपक्ष में प्रमाण दिया कि अटलांटिक साम्य जो वैगनर ने बताया वो सही साबित नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कमी है। लेकिन यदि हम इसके यूँ कह लीजिए अपन इसका संदर्भ दें तो हम ये कह सकते हैं ये नेचुरल फैक्ट है, ठीक है। तट जो होते हैं टूटते हैं, प्रहार उन पे होता है, जलीय प्रहार उन पर होता है, तो नेचुरली टूटते हैं, तो सटीक तो कुछ भी चीज़ भी नहीं बैठती है ना। किसी भी चीज़ को यदि आप देखें कि हम किसी चीज़ को अलग कर दें, किसी दो चीज़ों वस्तु को अलग कर दें, उनको काफ़ी लंबा समय दे दें, लगभग 15-20 साल का समय दे दें, तो वापस उनकी ट्विनिंग नहीं हो सकती। वापस जो पूर्व के 20 साल पूर्व जो उनकी ट्विनिंग थी, जो उनकी सोच थी, जब वो मैच नहीं खाएगी तो फिर ये तो चट्टाने हैं, समुद्री जल है जो प्रहार करेगा। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि 70-80% तो हम इसको जोड़ सकते हैं। तो ये कमी मानते हैं कि अटलांटिक जो तट है उसमें कमी देखने को मिलती है, ओवरलैपिंग जो है वो हो जाती है, तो ये सटीक नहीं बैठता है, ऐसा लोगों का कहना है। दूसरा है कि जो अटलांटिक तट है यदि हम इसको जोड़ते हैं तो उनका कहना है यदि हम इसको जोड़ते हैं तो जोड़ने में जो मध्य अटलांटिक कटक है, मध्य अटलांटिक कटक जो है, मध्य अटलांटिक कटक है वो बाधा उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है, ऐसा कहना है। इनके आलोचकों का कहना है कि मध्य अटलांटिक कटक जो है बाधा उत्पन्न करता है। मध्य अटलांटिक कटक का मतलब क्या हो गया, पहले वो समझ लो, पहले आप इसको समझो ये क्या है, ठीक है। बाधा उत्पन्न कर रहा है इसका मतलब रुकावट पैदा कर रहा है, ये तो बात की बात है, तो समझ में आ गया। लेकिन मध्य अटलांटिक कटक क्या है, पहले उसको समझ लीजिए। मध्य अटलांटिक कटक का मतलब ये है कि ये हमारा मान लीजिए अटलांटिक महासागर है, ठीक है, ये अटलांटिक महासागर है, यहाँ आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, यहाँ आपका साउथ अमेरिका हो गया, ये आपका यूरोप और ये आपका अफ्रीका। क्लियर, देखिए ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका और ये आपका यूरोप और ये आपका अफ्रीका, और ये कौन सा भाग हो गया, ये अटलांटिक महासागर हो गया। ये क्या हो गया, अटलांटिक महासागर। यहां तक बात समझ में आई। अब देखिए मध्य अटलांटिक कटक का मतलब क्या हो गया, अटलांटिक, ये तो समझ में आ गया कि महासागर की बात कर रहे हैं, तो इसको काट दो अभी। अब देखिए मध्य का मतलब तो समझते हैं बीच में, बीच का मतलब क्या हो गया, ये भाग, ये भाग क्या हो गया, बीच वाला हो गया, ये भाग क्या हो गया, बीच वाला। और कटक का मतलब समझ लो, कटक का मतलब क्या हो गया कि इस बीच वाले भाग में कुछ पहाड़ी का निर्माण हो गया, कुछ पहाड़ियों का निर्माण हो गया। तो इसके जो समर्थक, इसके जो आलोचक वो कहते हैं कि यदि हम नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से ऐसे मिलाएं तो ये बीच में ये मिलने नहीं देगा, ये कटक है, बाधा उत्पन्न करेगा, नेचुरल है। साउथ अमेरिका को अफ्रीका से मिलाएं तो यहाँ मिलाएं तो ये मिलने नहीं देगा, क्योंकि बीच में क्या है, बाधा उत्पन्न करेगा। इनका कहना ये है। तो इनका कहना ये है कि मध्य अटलांटिक कटक जो है ये क्या कर रहे हैं, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। किसको, इनको साम्य करने में, इनको मिलाने में ये बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो नेचुरल है। फिर वही बात कि इतना समय यदि हो रहा है तो इतने समय से इस महासागर में कोई ना कोई एक्टिविटी तो होगी, है ना। ज्वालामुखी क्रिया हो सकती है, भूकंपीय क्रिया हो सकती है, या अन्य कोई ऐसी गतिविधि हो सकती है जिसके माध्यम से हो सकता है उस समय ये मध्य अटलांटिक कटक नहीं रहा हो, लेकिन समय के साथ साथ मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण हो गया, तो नेचुरल है कि वो बाधा उत्पन्न करेगा। लेकिन हम तो केवल ये समझना चाह रहे हैं कि क्या ये जुड़े हुए थे, क्या ये जुड़े हुए थे, यानी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका से जुड़े हुए थे। प्रमाण से पहले ये स्थापित करना है कि क्या जुड़े हुए थे क्या। तो नेचुरली जुड़े हुए थे, क्योंकि तट में साम्यता, ये तो हमें पता चल रही है, तट में साम्यता थी, ये हमें पता चल रही है। दूसरा, वैगनर ने जो एविडेंस दिए थे कि यदि इनकी बायोलॉजिकल हैबिट को देखें तो वो बिल्कुल सिमिलरिटी लग रही थी, इनकी संरचनात्मक बातों की बात करें तो बिल्कुल सिमिलर थे। तो ये मध्य अटलांटिक कटक तो हो सकता है ये इनके बाद बने हो, नेचुरल है, अभी का नहीं हो। जब ये विस्थापित हो गए, ये यहाँ से यहाँ विस्थापित हो गए, यहाँ से यहाँ विस्थापित हो, उससे बाद बनाओ, ये भी तो हो सकता है ना। और जब बाद में कोई चीज़ बनी हो तो हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये इनका अवशेष रहा हो। और दूसरी बात ये भी है, ये महासागरीय क्षेत्र है, नेचुरल समझिएगा, ये महासागरीय क्षेत्र है। और महासागरीय क्षेत्र में आपको पता है, महासागरीय क्षेत्र के नीचे जो प्लेट है वो कम गहराई की है,
और ये अटलांटिक महासागर है, तो आपको याद होगा अटलांटिक महासागर की जो मोटाई है वो केवल कितनी है, 20 किलोमीटर। आपको याद है जब हम वांडरग्राट का मत पढ़ रहे थे तो वांडरग्राट के मत में आपने ये पढ़ा था, जो उसकी पहली परत थी, ठीक है, उस पहली परत में आपने पढ़ा था कि महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई 60 किलोमीटर, अटलांटिक महासागर के नीचे जो मोटाई है वो कितनी, 20 किलोमीटर, और प्रशांत महासागर के नीचे मोटाई जो है 10 किलोमीटर। तो यदि ये किलोमीटर में कम है, मोटाई इसकी कम है, तो नेचुरली यहाँ पे ज्वालामुखी उद्भेदन होता होगा। इट्स मीन्स यहाँ ज्वालामुखी आते होंगे, और जब यहाँ ज्वालामुखी क्रिया यदि एक्टिव है तो फिर जो उससे निकलने वाला पदार्थ है वो नेचुरली यहाँ जमेगा, ठीक है। अवसाद हो सकता है क्योंकि यहाँ इस पूरे महासागर में लहरें चल रही है, तरंगे चल रही हैं, तो नेचुरली वो अवसाद लेकर आएगी। यहाँ से नदियाँ गिर रही हैं, नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, अफ्रीका हो, आपका यूरोप है, नदियाँ गिर रही है सागरों में, सागरों का जल महासागरों में, तो अवसाद लेकर आ रही है, और कहीं ना कहीं वो इनको जमा रही होगी। तटों पे जम रहा होगा, तो तटों पर भी नहीं जम सकता, मतलब तटों को भी मिलाएं आज वर्तमान में तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक तो तट तो कटे फटे और कट गए होंगे, फट गए होंगे, खराब हो गए होंगे, और ये मध्य अटलांटिक कटक तो है ही। तो ये इसकी दूसरी आलोचना हो जाती है कि मध्य अटलांटिक कटक बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है। तीसरा, थर्ड नंबर का जो है यानी सी जो पॉइंट होगा वो है वलन विरोधाभासी। वलन को क्या मानते हैं, ये विरोधाभासी मानते हैं, यानी कहते हैं कि जो वलन पढ़ते हैं वो वलन सही नहीं है। एक तरफ तो आप बोलते हो कि जो आपकी सियाल है उस पर, जो आपके महाद्वीप है वो आपके सियाल पे बने हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ये सीमा पर तैर रही है, तो फिर किस प्रकार से द्रोणी बनी, किस प्रकार से द्रोणी बनी, और द्रोणी बनने से किस प्रकार से वलन बन गए। तो ये कैसे, हाउ कैन पॉसिबल, कि कैसे हो सकता है कि उसमें फोल्ड हो गए होंगे, ठीक है। तो ये तीसरा इसका मत ये होता है कि वलन जो है वो विरोधाभासी माने गए, और जो विस्थापन जो हो रहा है उस विस्थापन से वलन पड़े, उस विस्थापन से वलन पड़े, ये कहीं बात समझ में नहीं आती है, ये ऐसे इसके विचारक कहते हैं। दूसरा ये कहते हैं भूमध्य रेखा की ओर विस्थापन। दूसरा मतलब फोर्थ नंबर का कहते हैं भूमध्य रेखा की ओर, भूमध्य रेखा की ओर विस्थापन। भूमध्य रेखा की ओर विस्थापन। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि भूमध्य रेखा की ओर विस्थापन क्यों, क्योंकि यदि हम भूमध्य रेखा की ओर विस्थापन मान लें अकॉर्डिंग टू वैगनर, जो वैगनर ने बताया था कि जो महाद्वीप हैं वो भूमध्य रेखा की ओर विस्थापित हुए हैं, तो फिर यदि हम ऐसा माने तो इसके आलोचक कहते हैं कि यदि हम ये मान लेते हैं कि भूमध्य रेखा की ओर विस्थापित हुए तो सारे के सारे महाद्वीप भूमध्य रेखा पर आके एकत्रित हो जानी चाहिए, भूमध्य रेखा के चारों ओर संगठित हो जाने चाहिए, परंतु ऐसा प्रतीत नहीं होता। ये बिल्कुल गलत मैटर है ना, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि सभी के सभी भाग जो है भूमध्य रेखा पर आकर विस्थापित हो जाए, ये गलत अवधारणा है, ठीक है। उसके बाद भूगर्भिक कमियों को निकाला, वो क्या, उन्होंने कहा कि जो रचनात्मक समानता वैगनर बताते हैं तटों पर, वो एक्चुअल में कुछ होती है और कुछ नहीं होती। मतलब मोस्टली वो कहते हैं कि जो तटों पर संरचना है, शैलों की जो संरचना है वो कुछ अंश से मिलती है, मतलब 100 में से 30% मिलती है, 70% नहीं मिलती। तो नेचुरल है कि धीरे धीरे यदि उस चीज़ का वहाँ से दोहन कर लिया जा रहा है, मानव के द्वारा दोहन हो रहा है या कोई और अदर एक्टिविटी वहाँ हो रही होगी, तो ऐसी स्थिति में वर्तमान में 1930-1940 में वो नहीं मिलेगा, नेचुरल है। लेकिन कुछ अंश से यदि वहाँ प्रमाणित हो रहा है, तो हम कुछ भी हो रहा है 10% या 20% होता है, तो हम उसको मान लेते हैं कहीं ना कहीं इनमें सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो संरचना है उन संरचनाओं में ज़्यादा अंश से ही हमें प्रधान में होता है, बाकी हमें नहीं मिल रहा। दूसरा ये कहते हैं कि जो वैगनर ने बताया है कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का ब्रेक होना, तो क्या इससे पूर्व में वो ब्रेक नहीं हुआ था? क्या कार्बोनिफेरस से ही क्यों ब्रेक माना है पेंजिया को, है ना? वैगनर का मतलब लोगों का कहना था कि वैगनर ने कार्बोनिफेरस से ही पेंजिया को ब्रेक क्यों माना, यानी वो उस काल से ही क्यों टूटा, वो पहले से क्यों नहीं टूट गया, है ना? थोड़ा सा ये मत भी इनका भ्रमित करता है, आलोचना करता है कि ये ऐसा ही क्यों है, क्या कारण है। ठीक है, एक कारण इनका ये भी रहा आलोचना का पॉइंट। एक आलोचना का पॉइंट ये रहा कि यदि हम ये मान लें कि उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका पर ज्वारीय बल लगा,
ठीक है, सूर्य चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो ऐसी स्थिति में ये इतने बड़े महाद्वीप को कैसे उन्होंने ड्रैग कर लिया, सबसे बड़ी बात। और इनको ड्रैग करने के लिए बहुत दुगना तिगुना चौगुना बल की आवश्यकता है, यानी कि इतना बल लगना चाहिए तब जाके ये आपके उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है वो सरक कर पश्चिम की ओर जाएंगे। तो फिर ये प्रमाण देते हैं आलोचक, ये कहते हैं यदि हम मान भी लेते हैं कि दक्षिण अमेरिका पर और उत्तरी अमेरिका पर ज्वारीय बल लगा होगा, तो यदि इतना बल लगा है इन महाद्वीपों को सरकने के लिए, तो फिर ऐसी स्थिति में जो पृथ्वी का परिभ्रमण है या पृथ्वी का जो घूर्णन बल है वो कम हो जाना चाहिए, समाप्त हो जानी चाहिए और हमारी पृथ्वी रुक जानी चाहिए थी। क्योंकि यदि इतना बल लगा है इन महाद्वीपों को पश्चिम की तरफ ड्रिफ्ट करने का, सरकने के लिए यदि इतना बल लगता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारी पृथ्वी का जो परिभ्रमण है, घूर्णन जो है वो समाप्त हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए, पृथ्वी रुक जानी चाहिए थी। जो मतलब वैगनर ने तो केवल इतना बताया था। वैगनर का मत ये था कि ज्वारीय बल सागरों पे लगा, और हम ये पढ़ते हैं महासागरों पे लगा, और हम ये पढ़ते हैं कि सियाल रूपी जो महाद्वीप है वो सीमा पर तैर रहे हैं। तो नेचुरल है यदि हम जल को अपनी ओर आकर्षित करें तो वहाँ उस वस्तु पर जो जल पर जो भी वस्तु रखी है वो भी उसकी तरफ आकर्षित होगी, नेचुरल है। आप एक पेपर लीजिए, पेपर पे कुछ आप सॉफ्ट मतलब छोटा सा आप एक पात्र रख दीजिए, ठीक है, कुछ रख दीजिए उस पर, और यदि आप पेपर को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं तो जो वस्तु उस पर रखी हुई है या तो वो विपरीत वहाँ उस तरफ गिर जाएगी या पुनः वो आपके पास आ जाएगी। दो स्थितियाँ हो सकती है। तो आलोचकों का कहना है कि यदि ये कंडीशन ऐसी हुई है तो ऐसी दशा में हम ये मान लेते हैं कि चलिए महाद्वीप विस्थापन हुए हैं, तो फिर ऐसी कंडीशंस में हमें तो ये देखने को मिलता है कि पृथ्वी का परिभ्रमण रुक जाना चाहिए था। तो ऐसी बात आलोचक इनकी कहते हैं। तो पृथ्वी का परिभ्रमण रुक जाना चाहिए था यदि इतना बल लगे तो। और दूसरा इनका ये कहना है कि जो जैविक कमियां हैं, जो हम जीवों की बात करते हैं, वनस्पति हो चाहे लैमिंग जीव का चलना हो, ये कुछ अंश से होता है, हर जगह देखने को नहीं मिलता। तो फिर धीरे धीरे काफ़ी हद तक हम देखें तो इस थ्योरी में आपको देखने को मिलता है कि वैगनर ने अपनी काफ़ी हद तक बातें सिद्ध की, काफ़ी हद तक उन्होंने अपने मत को रखा, और कहीं ना कहीं ये मत उसके प्रभावशील भी रहे, है ना, प्रभावकारी रहे। प्रभावकारी रहने के कारण क्या था कि उन्होंने काफ़ी चीज़ों को बिल्कुल विशुद्ध रूप से बताया कि ये ऐसा हुआ है, इसके पीछे ये। देखिए, मैंने कहा था आपको शुरुआत में ही कि सिद्धांत बनते हैं और फिर इसके आलोचक आते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक हम देखें तो वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है ये काफ़ी हद तक सिद्ध करता है कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ होगा। ये बात क्लियर होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है वैगनर का, ये कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे सिद्धांत को मजबूत आधार प्रदान करता है। और जो दूसरा सिद्धांत है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, जो हम अब नेक्स्ट उसको कंटिन्यू शुरू करेंगे। तो उस थ्योरी में भी काफ़ी हद तक हमें बिल्कुल पता चल जाएगा कि वास्तविकता में महाद्वीपों का विस्थापन क्यों हुआ होगा, महाद्वीपों के विस्थापन के लिए क्या दशाएं रही होगी। इज इट क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि वैगनर महोदय ने अपनी इस थ्योरी में काफ़ी हद तक ये बताने का प्रयास किया, काफ़ी हद तक ये बताने की उनकी जो मंशा थी साफ जाहिर होती है कि जो भी उन्होंने पॉइंट डिस्क्राइब किए वो काफ़ी हद तक सही थे महाद्वीपीय विस्थापन को लेके। तो इस क्लास में हमने वैगनर की उस थ्योरी के जो कमियां थी और उन कमियों की तुलनात्मक हमने अध्ययन कर लिया। जो पूर्व की क्लास में हमने उनकी पक्ष में जो प्रमाण थे उसके साथ उसको हमने जस्टिफाई कर लिया, और हमने ये देख लिया कि किस प्रकार से उनके पक्ष में जो प्रमाण थे और विपक्ष में जो प्रमाण खड़े हुए थे उनको हमने किस तरह से कंबाइन किया, और हमने कुछ अपना व्यू भी देखा। तो क्या वो व्यू हमारे लिए सही था या वो व्यू सही नहीं था, ये नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें और अच्छे से आपको डिफाइन हो जाएगा कि यह वास्तविकता में जो वैगनर ने अपनी थ्योरी के पक्ष में जो प्रमाण दिए, अपने सिद्धांत के पक्ष में जो प्रमाण दिए, क्या वो सही थे, और या फिर जो आलोचक उनकी थ्योरी के बारे में, उनके सिद्धांत के बारे में आलोचना करते हैं, क्या वो प्रमाण सही हैं। ठीक है, तो आपने इस थ्योरी को पढ़ा, समझा और ये देखा किस प्रकार से महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है, और महाद्वीपों के विस्थापन के साथ साथ महासागरों का निर्माण और पर्वत निर्माणकारी जो गतिविधियां हैं वो भी संपन्न हो रही है। और साथ ही साथ ना केवल पर्वत निर्माणकारी महासागरों का निर्माण, बल्कि उन्होंने अपने सिद्धांत में, अपने इस थ्योरी के अंदर उन्होंने ये भी बताया कि जीवों की और
वनस्पति की जो संरचना देखने को मिलती है, उसकी सिमिलरिटी देखने को मिलती है, वो किस प्रकार से हम उसको इंगित कर सकते हैं, कैसे हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ वर्तमान में जो जीवों की एक गतिविधि है, हैबिचुअल गतिविधि जो है, उनकी बायोलॉजिकल जो उनका हैबिट है, वो भी उन्होंने बताया कि बायोलॉजिकल हैबिट किस प्रकार से होता है। और नेचुरल है, हम देखें तो ये जो जीव जंतु हैं, वनस्पति हैं, जीव जंतु जो हैं, ये एक प्रकृति से बंधे हुए तत्व है ना, हम यूँ समझ लें। ये जो एलिमेंट है, इनका नेचर से एक बॉन्डिंग है, एक यूँ कह सकते हैं जुड़ाव है। वो इसलिए है क्योंकि आप देखें समय के साथ साथ जैसे नेचर बदलता है, ये ऑटोमेटिक अपने आप को चेंज कर लेते हैं, तुरंत गति से चेंज करते हैं। सेम यही चीज़ ह्यूमन के साथ भी होती है। लेकिन ह्यूमन क्या करता है, यदि वो नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर ले, नहीं तो ह्यूमन के पास एक पावर होती है कि वह अपने लिए कोई दूसरा संसाधन जुटा लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे भूख लगती है और मुझे खाने के लिए चपाती चाहिए, तो दो कारण है, या तो मैं मांग के खा लूँ और या फिर दूसरा कारण क्या हो सकता है, मैं बना लूँ। तो ह्यूमन के पास तो दो कंडीशन है। ह्यूमन के पास दो कंडीशन क्या है, या तो मैं मांग के खा सकता हूँ, किसी से मांग के खा लूँ, या फिर मैं स्वयं बना लूँ। लेकिन पक्षियों के पास तो नेचुरल ही गिफ्ट है, नेचुरल ही चीज़ है कि वो किस प्रकार से अपना भोजन प्रकृति से प्राप्त कर पा रहे हैं, प्रकृति से ग्रहण कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये वैगनर ने समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से जो बायोलॉजिकल हैबिट है, वो किस प्रकार से महाद्वीपीय विस्थापन को इंगित करती है, और उसका उदाहरण उन्होंने बताया भी था, उसकी हमने चर्चा भी की थी। लेकिन फिर जो उसके आलोचक थे वो कहते हैं कि नहीं, ये कुछ अंशतः होता है, हर जो जीव जंतु है या पादप है, वनस्पति है, उनके साथ ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। थोड़ी बहुत ये चीज़ हो सकती है, अंशतः हो सकती है, लेकिन प्रमाणिकता नहीं होती। लेकिन आप देखें वर्तमान में मानवीय स्वभाव भी तो हमारा ऐसा ही है, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया। मानवीय स्वभाव भी तो नेचर पर डिपेंड करता है। यदि आप अपने घर पे बैठे हैं और बाहर की तरफ आप निकलते हैं और एकदम से अचानक वर्षा आ जाए, तो आप क्या करेंगे? क्या भीगते हुए आप रोड क्रॉस कर लेंगे? क्या भीगते हुए आप अपने ऑफिस चले जाएंगे? तो आप मुझे बताए कि क्या हो सकता है पॉसिबल? नहीं, आप कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे। ये परफेक्ट नियम है। तो मानव जब अपनी चीज़ों को बदलता है तो स्वयं में ये चीज़ें भी धीरे धीरे बदलती ही होगी। और जहाँ विस्थापन की बात करें तो विस्थापन के बाद में जो इन्होंने वंडरिंग पोल का जो नियम दिया कि जो हमारे ध्रुव बदल रहे हैं, तो वास्तविकता में ध्रुव में चेंजेस आ रहा है। तो ये इंगित करता है कि हमारे महाद्वीप विस्थापित हुए हैं, विस्थापित हो रहे हैं और आगे भी विस्थापित होंगे, यानी उनमें ड्रिफ्ट का एक जो मैटर वो नजर आएगा। और न्यू एविडेंस में हम देखें तो न्यू एविडेंस में ये सुनने को मिल रहा है, चर्चा का विषय है कि हमारा जो प्रशांत महासागर है वो धीरे धीरे सिकुड़ रहा है और अटलांटिक महासागर जो है वो स्प्रेड हो रहा है। ये सुनने में आया है कि प्रशांत महासागर जो है, जो इतनी विशाल जल राशि है, तीनों महासागरों में या अन्य महासागरों में सबसे विशाल महासागर है प्रशांत महासागर, ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, सिकुड़ रहा है। और अटलांटिक महासागर जो फैल रहा है। तो देखिए, जब उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका का निर्माण हुआ, उस समय अटलांटिक का निर्माण हुआ। उस समय अटलांटिक जो था वो, इसका स्पेस जो था वो कम था, नेचुरल है। लेकिन अब प्रशांत महासागर सिकुड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ एशिया का जो पूर्वी भाग है और उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी भाग है वो कहीं ना कहीं पास आ रहे होंगे, इसलिए प्रशांत महासागर सिकुड़ रहा होगा और अटलांटिक महासागर स्प्रेड हो रहा होगा। तो इस थ्योरी से हमें काफ़ी कुछ जानने को मिलता है और हम प्रमाणित तो ये कर देते हैं कि वास्तविकता में महाद्वीपीय विस्थापन होगा। इज इट क्लियर? तो आज के सेशन को हम यहाँ तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम एक नई थ्योरी के साथ आएंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।